हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमलेश सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। अच्छा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले वी शुड नो कि वो चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक की बात करेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर मैथमेटिकल लॉजिक रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। लेट अस स्टार्ट। चलो यहाँ पे देखो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल लॉजिक। नाउ वी आर व्हाट, वी आर ह्यूमंस। हम लोग क्या हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग अगर हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो, हमें एक दूसरे से बात करना हो तो हम लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। वी कैन टॉक इन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे समझ जाएंगे, हिंदी में बात करेंगे समझ जाएंगे। वी कैन टॉक इन मराठी ऑल्सो, मराठी में बात कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज हमें समझ में आती है हम लोग उसमें बात करेंगे और उसमें हम लोगों को एक दूसरे की बातें समझ में आएंगी। पर व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर्स की, लाइक दिस, ये जो डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा है ये डिजिटल बोर्ड एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर्स को इंग्लिश समझ में नहीं आती, कंप्यूटर्स को हिंदी समझ में नहीं आती क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज किसने बनाई है, हमने बनाई है। हिंदी किसने बनाया, हमने बनाया, तो हमें समझ में आ जाता है। पर जब मैं इस कंप्यूटर से बात करने जाऊँगा ना, इसको मैं इंग्लिश में कुछ बोलूँगा इसको समझेगा नहीं। तो कंप्यूटर्स किस चीज़ की भाषा समझते हैं, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी लैंग्वेज समझते हैं, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो अब हम लोगों को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज तो आती नहीं है, हम लोगों को इंग्लिश में बात करने आता है। कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को मैथ समझ में आता है। तो ये जो बीच का गैप है ना, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश और इस कंप्यूटर को क्या आता है, मैथ्स। तो हमारे बीच में और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है अंडरस्टैंडिंग का। हम जो बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। इस गैप को हटाने के लिए वी यूज़ मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक पता है क्या करता है, लॉजिक हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को, हम लोग जो बातें इंग्लिश में करते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। मतलब इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, जो भी बातें हम लोग करते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कौन सी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में। तो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते मे भी आपको लगे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं मैथमेटिक्स से। हम लोग इंग्लिश को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आया। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेटमेंट। अपना पहला टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों के पास टोटल मिला के 10 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.10। पूरे मिलाकर 10 एक्सरसाइज। सुनने में बड़ा लगता है ना। तुम्हारे मैथ्स के पूरे बुक में, मैथ्स पार्ट 1 में, मैथ्स पार्ट 2 में, कहीं पे भी 10 एक्सरसाइज, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत हार्ड है। ये चैप्टर है आसान, पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। 10 एक्सरसाइज में बांट दिए हैं। अगर रियलिटी में देखने जाना तो 3-4 एक्सरसाइज भर के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा है नहीं। आसान सा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो अपना पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, स्टेटमेंट्स। ना व्हाट आर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझने के लिए पहले इस बात को समझो कि हम लोग कर क्या रहे लॉजिक में, हम लोग इंग्लिश को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ्स में। अब इंग्लिश में तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना, दिन भर हम लोग बोलते ही तो रहते हैं। हम लोगों की सुबह होती है, सुबह उठते हैं बोलते हैं, दोपहर को बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, रात को बोलते हैं। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, हमारे मुंह से सेंटेंसेस कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। पर हर सेंटेंस का क्या मैथमेटिक्स में काम है, नहीं। हर सेंटेंस मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं होती। मैथमेटिक्स में इंग्लिश के बस कुछ ही सेंटेंस का यूज़ होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या, हमारे मुंह से निकला कोई भी एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस विच इज either true or false। एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या कि या तो वो बात सही होगी या तो बात क्या होगी, गलत होगी। बट नॉट बोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेंटेंस एक ही साथ में ट्रू भी है और एक ही साथ में फॉल्स भी है। मतलब एक ही सेंटेंस है वो ट्रू भी है फॉल्स भी है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके पास खुद की एक, बोलते हैं ना, खुद की एक पहचान है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फिर वो सेंटेंस फॉल्स है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाओ देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, जब मैं बात करूँगा इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और सबको स्टेटमेंट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हर सेंटेंस ट्रू या फॉल्स नहीं होता है। समझने की कोशिश करते, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते इंग्लिश में, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसमें क्या पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसके लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मैंने बोला हाउ आर यू, यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ ये हाउ आर यू, ये ट्रू है क्या, ये फॉल्स है क्या। हाउ आर यू में कैसे कोई ट्रू फॉल्स हो सकता है, तुम कैसे हो, इसमें सही और गलत क्या है, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम कैसे हो, इसमें कोई चीज़, इसमें ये सेंटेंस ट्रू है नहीं, ये सेंटेंस फॉल्स है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये ट्रू हो सकता है ना तो ये फॉल्स हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए याद रखना हमेशा, इंग्लिश में कभी भी कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, स्टेटमेंट नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, चलते अपने दूसरे टाइप की तरफ। सेकंड टाइप का सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं समझते हो, जिनके लास्ट में आपको ऐसा ये एक्सक्लामेशन मार्क दिखता है ना, उनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जिन सेंटेंसेस में इंटेंस फीलिंग दिखाई जाती है, जैसे मैंने ऐसा बोला ना, हाउ ऑसम यू आर, हाउ ऑसम यू आर, तुम कितने ऑसम हो। अब मुझे बताओ इसमें क्या ये सेंटेंस ट्रू है, तुम कितने ऑसम हो, ये सेंटेंस ट्रू है या सेंटेंस फॉल्स है, कुछ भी नहीं है। ना इसको सच बोला जा सकता है, ना इसको ट्रू बोला जा सकता है, ना झूठ बोला जा सकता है इसको। तो ये सेंटेंस का भी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं, ना तो ये ट्रू है ना तो ये फॉल्स है। इसीलिए इनको भी स्टेटमेंट नहीं बोला जाता। इसलिए याद रखना, कभी भी इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी आपने सुना हो नहीं सुना हो, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर कभी पढ़ा है तो उसमें आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मालूम है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, या तो फिर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होगा या तो फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला टेक द पेन फ्रॉम मी, टेक द पेन फ्रॉम मी, मुझसे ये पेन ले लो, मुझसे ये पेन ले लो, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझसे पेन ले लो, आओ यहाँ पे ले लो। तो ये एक ऑर्डर हो गया। और रिक्वेस्ट कैसा होता है, रिक्वेस्ट जिसमें हम लोग प्लीज यूज करते हैं ना, प्लीज, प्लीज bring me a glass of water, please bring me a glass of water, प्लीज़ मेरे लिए पानी लेके आओ। देखो ये पहला वाला ऑर्डर था, टेक द पेन फ्रॉम मी, मेरे से एक पेन ले लो, है ना। और दूसरा क्या था, मेरे लिए ग्लास, प्लीज़ मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ। अब ये एक ऑर्डर था, ये एक रिक्वेस्ट था। अगर मैं इसमें आपको बोलूँ, मुझे बताओ ये जो पहला सेंटेंस था, टेक द पेन फ्रॉम मी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इसमें क्या ट्रू फॉल्स रहेगा, मुझसे पेन ले लो, ले लो ले लो, बात खत्म हो गई। इसमें ट्रू और फॉल्स क्या होता है, कुछ भी नहीं। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आ जाओ प्लीज, इसमें क्या ट्रू क्या फॉल्स है, आपको लाना रहेगा आप लेके आओगे, नहीं लाना रहेगा नहीं लेके आओगे, इसमें कहाँ कोई ट्रू फॉल्स होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता, और जहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं है वो स्टेटमेंट
नहीं होता, वो स्टेटमेंट नहीं होता। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होता। याद रखना, अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के सेंटेंस पढ़े। कौन कौन से 3 टाइप के सेंटेंस पढ़े? हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी स्टेटमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी ट्रू फॉल्स नहीं होता, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें भी कुछ ट्रू नहीं होता, कुछ फॉल्स नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट नहीं होता। अगले टाइप पे चलते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि सब कुछ तो स्टेटमेंट होता है, नहीं तो स्टेटमेंट होता है क्या, पढ़ेंगे, रुको। लास्ट टाइप पे चलते हैं यार, 4th टाइप, डेट इज असर्टिव सेंटेंस। अपना चौथा टाइप क्या है? असर्टिव सेंटेंस। हाँ, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट आएगा। असर्टिव सेंटेंस पता है क्या होता है? जो एकदम सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना। सिंपल मतलब क्या? ना तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट रहेगा तो इंपेरेटिव हो जाएगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगा दे एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, ना तो कोई किसी से ऑर्डर कर रहा है, ना कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। एकदम सिंपल सेंटेंसेस। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम अ गुड बॉय। मैंने क्या लिखा? आई एम अ गुड बॉय। ना तो ये क्वेश्चन है, मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इंटरोगेटिव नहीं है। एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है कि यहाँ पे? नहीं लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लामेटरी भी नहीं है। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि इसमें कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सेंटेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अच्छा, ये स्टेटमेंट है क्या? आई एम अ गुड बॉय, ये बात ट्रू हो सकती है। हाँ, अगर मैं अच्छा लड़का हूँ तो ये बात क्या होगी? ट्रू होगी। अगर मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ तो ये बात क्या होगी? फॉल्स होगी। मतलब असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट हो सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकते हैं। पर रुको, सारे असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना। एक बार वापस से समझते हैं असर्टिव वाले पार्ट को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। और आपको समझ गया, असर्टिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि कैसे होते हैं? बहुत ही सिंपल होते हैं। एक बात किसी को बस मैंने लिख दिया। असर्टिव सेंटेंस भी ना 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है ओपन सेंटेंस, एक क्या होता है? ओपन सेंटेंस। और एक होता है अपना स्टेटमेंट। एक लास्ट क्या होता है? अपना स्टेटमेंट। किसको ओपन बोलते हैं, किसको स्टेटमेंट बोलते हैं? मान लो मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा आपको लिख के दे दिया कि अ स्क्वायर हैज़ n साइड्स। एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? n साइड होते हैं। अब मुझे पता है स्क्वायर में 4 साइड होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n। अगर इस n की वैल्यू में 1 डाल दूँ तो अ स्क्वायर हैज़ 1 साइड। स्टेटमेंट, ये मुझे पता है कि ये एक स्टेटमेंट है, इसका ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है। क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट में एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। और मैंने यहाँ पे n की जगह पे क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, ये फॉल्स हो गया। अगर मैं n की जगह पे 1 की जगह 2 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या डाल दूँ? 2 डाल दूँ, तो स्क्वायर हैज़ 2 साइड। इसका भी ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है, मतलब स्टेटमेंट बन सकता है, हाँ ना। अगर स्टेटमेंट रहेगा तो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में 2 साइड नहीं होते हैं। अगर मैं वहाँ पे 3 डाल दूँ, क्या डाल दूँ? अगर मैंने वहाँ पे लिख दिया 3n की जगह पे, तो स्क्वायर हैज़ 3 साइड। ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है ना, कि वो ट्रू है या फॉल्स। और मुझे पता है फॉल्स है, स्क्वायर में 3 साइड नहीं होते, 4 साइड होते। अगर मैं वहीं पे 4 डाल दूँ, क्या डाल दूँ? वहीं पे अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो हाँ, 4 अगर मैं पुट करूँगा तो वो सही है, स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है। और इस बार वो ट्रू है, क्योंकि 4 साइड ही होते हैं स्क्वायर में। लेकिन वापस अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ, वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? 5, फिर गलत हो गया। 5 साइड्स तो नहीं होते। मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, वहाँ पे n लिखा है, वहाँ पे नहीं लिख के दिया कि 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है, कुछ भी नहीं लिख के दिया। तो देखो, इसका ट्रू और फॉल्स तो बताया जा सकता है, पर कब बताया जा सकता है मालूम है? जब n की वैल्यू पता हो। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो मैं बता सकता हूँ फॉल्स है, 2 होगी मैं बता सकता हूँ फॉल्स है, 3 होगी तो मैं बता सकता हूँ फॉल्स है, 4 होगी मैं बता सकता हूँ ट्रू है, 5 होगा तो फॉल्स है। लेकिन n की वैल्यू पता होगी तब। इसकी ट्रुथ वैल्यू तो है, मतलब या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि n की वैल्यू दी ही नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? ओपन सेंटेंस। क्या बोला जाता है? ओपन सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, आई एम अ गुड बॉय।
बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मतलब ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होगा, है ना। अब आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये बात ट्रू भी हो सकती है, ये बात फॉल्स भी हो सकती है। कोई बोलेगा कि हाँ ये बात ट्रू है, कोई बोलेगा कि ये बात फॉल्स है। मतलब इसका कुछ मतलब हो सकता है, ट्रू और फॉल्स तो हो सकता है, पर पता ही नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। 2 लोग बोल रहे हैं ट्रू है, 4 लोग बोल रहे हैं फॉल्स है। 2 लोग बोलते हैं मैं अच्छा लड़का हूँ, 4 बोलते हैं मैं खराब हूँ, है ना। अभी मान लो 4 बोल रहे हैं मैं अच्छा हूँ, 2 बोल रहे हैं मैं खराब हूँ, लेकिन पता तो नहीं है ना कि अच्छा हूँ कि खराब हूँ, ट्रू है कि फॉल्स है, कंफर्म नहीं है। ट्रू फॉल्स हो सकता है पर पता ही नहीं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, और इनको भी स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोली थी, याद है? यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था कि अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू या फॉल्स, एक सेंटेंस जो कि ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, पर इट कैन नॉट बी बोथ, वो दोनों नहीं हो सकता। और आई एम ए गुड बॉय किसी के लिए ट्रू है, किसी के लिए फॉल्स है, दोनों है, तो वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। उसको क्या बोलेंगे, ओपन, वो ओपन है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और अगर मैं वही बोलूँगा ट्राइंगल हैज एन साइड, ये भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एन, तो उसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे, वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, अब स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं अपने। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक ऐसा असर्टिव सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स्ड हो। अगर मैं ऐसा लिखूँ, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, एक रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। अब देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और इस बार मुझे पता है कि सेंटेंस क्या है, ट्रू है। अगर मैं ऐसा लिख के दे दूँ, अ रेक्टेंगल हैज़ 3 साइड्स, एक रेक्टेंगल में 3 साइड है, इसका ट्रू और फॉल्स बताया जा सकता है। और मुझे पता है कि रेक्टेंगल में 4 होते हैं, मतलब ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। मुझे पता है कि ये ट्रू है, मुझे पता है कि ये फॉल्स है। और जब मुझे पता हो कि जो सेंटेंस दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो फर्क नहीं पड़ता वो ट्रू है कि फॉल्स है, पर पता है ना कि वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स। क्या है, ट्रू है या फॉल्स, अगर बात आपको पता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। समझ में आया? तो पूरा एक बार वापस अगर हम लोग देख लें तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, पर दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है। हम लोगों ने देखे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स नहीं होता है। देखो ना, हाउ आर यू, ना तो ये ट्रू है ना तो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़े, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन लगा रहता है, जैसे कि हाउ ऑसम यू आर, कितने अच्छे लोग हो आप लोग। तो अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है, मतलब हाउ, वो इंसान कितना ऑसम, मुझे पता नहीं है ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं बात करूँगा इम्पेरेटिव, एक ऑर्डर और रिक्वेस्ट को क्या बोला जाता है, इम्पेरेटिव। ऑर्डर में कोई ट्रू फॉल्स नहीं होता है, रिक्वेस्ट में कोई ट्रू फॉल्स नहीं होता है, तो इसको भी स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। फिर लास्ट क्या था अपना, असर्टिव। हाँ, असर्टिव होता है। असर्टिव या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। पर असर्टिव में भी 2 आते हैं। क्या आता है, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है, जो ट्रू या फॉल्स तो है पर पता ही नहीं कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि ट्राइंगल हैज एन साइड, जब तक एन की वैल्यू नहीं पता चलेगी, नहीं पता चलेगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो उसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे। आई एम अ गुड बॉय, डिपेंड करता है कि किससे पूछ रहा हूँ मैं, आई एम अ गुड बॉय। अगर मैं, हो सकता है कोई बोले मैं कि मैं अच्छा लड़का हूँ, कोई बोले नहीं हूँ, तो किसी के लिए ट्रू है किसी के लिए फॉल्स है, पता नहीं ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। फाइनली स्टेटमेंट क्या होगा, जिसकी ट्रूथ वैल्यू है, या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स, और पता भी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चंस करते, देखो एक्सरसाइज 1.1, अपना एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। कौन से टॉपिक के ऊपर, स्टेटमेंट। एक बार अगर हम लोग फर्स्ट टॉपिक कर लेंगे ना, तो अपने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कर लेंगे ना, अपने को अपने आप क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। मुझे बताना है कि ये जितने भी सेंटेंसेस दिए गए, यहाँ पे फर्स्ट एक दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिया है, आगे और भी सेंटेंसेस दिए हैं, ये स्टेटमेंट है या नहीं है। और अगर स्टेटमेंट नहीं है, देखो तुमको क्या बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव है क्या, वो इम्पेरेटिव है क्या, वो एक्सक्लामेटरी है क्या, या वो ओपन सेंटेंस है, ये भी हम लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इन केस अगर वो स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है
या फॉल्स है, ये भी हम लोगों को बताना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ट्राइंगल। एक बार मैं वापस से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, हम लोग समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ ट्राइंगल हैज़ n साइड्स। एक ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं, n साइड। अब ध्यान से देखो, क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? नहीं। इंटेरोगेटिव कब होता है, जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क तो लगा ही नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। अच्छा, एक्सक्लामेटरी भी नहीं लगा है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, ना तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, ना कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव भी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये होगा असर्टिव। एकदम सिंपल सेंटेंस है ना, ये होगा असर्टिव। अब असर्टिव में भी डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट है या ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस जिसका पता ही नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ट्राइंगल हैज n साइड। एक ट्राइंगल में n साइड है और n की कोई वैल्यू नहीं दी। अगर n की जगह पे 1 डाल दूं तो ट्रू हो जाएगा, सॉरी n की जगह पे 1 डाल दूं तो फॉल्स हो जाएगा। एक ट्राइंगल में एक साइड थोड़ी होता है। 2 डाल दूं तो फॉल्स हो जाएगा, एक ट्राइंगल में एक साइड थोड़ी होता है। अगर 3 डाल दूं तो ट्राइंगल हैज 3 साइड, वो ट्रू हो जाएगा। अब ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। और मैंने बोला ना, स्टेटमेंट कभी भी ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, जो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं आंसर में लिखूंगा इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो जस्टिफाई करो कि ये स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या है। तो मैं बोलूँगा इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ये क्या है, ये एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मतलब जिसका जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। समझ में आया फर्स्ट वाला। चलो ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया हम लोगों को क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इट इज गिवन टू अस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब तुम लोग क्वेश्चन ऊपर से देख लो। एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल। साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है। बोला है उसके अंदर के एंगल्स को जोड़कर अगर मैं ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल, ये इन तीनों को ऐड करूँ तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्या लास्ट में, नहीं, मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है। एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, नहीं, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, ना तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, ना कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। इंपेरेटिव भी नहीं है, मतलब असर्टिव है। एकदम सिंपल सेंटेंस है ना, असर्टिव है। और मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, मतलब मुझे पता है कि वो ट्रू है, मतलब वो स्टेटमेंट है ना। मुझे पता है ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है। और मैंने बताया अगर स्टेटमेंट है तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू। क्या लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स इज इक्वल्स टू टी। ट्रुथ वैल्यू क्या डालेंगे, टी। यार है ना, ट्रुथ वैल्यू में पूरा ट्रू नहीं लिखा जाता, पूरा फॉल्स नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ टी लिखते हैं या फिर एफ लिखते हैं। अब मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आता है, सही बात है। तो ट्रू के लिए मैंने क्या लिख दिया, टी। समझ में आया। अब चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा लेते हैं। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, यू आर अमेजिंग। इस पर लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, यू आर अमेजिंग। अब देखो अमेजिंग के लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लामेटरी साइन लगा है। और मुझे पता है एक्सक्लामेटरी साइन लगा मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो स्टेटमेंट नहीं होता। तो मैं लिख दूंगा इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है, इट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। समझ में आया। अच्छा, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। क्या लिखा है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। अच्छा, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लीज। प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रहा है ना। और मैंने बोला रिक्वेस्ट कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव, वो स्टेटमेंट नहीं होता। तो मैं लिख देता हूँ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है। मैंने बताया था ऑर्डर और रिक्वेस्ट क्या होता है, इंपेरेटिव कहलाता है। समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √-4 इज एन इरेशनल नंबर। इसको चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट भी नहीं हो रहा, इंपेरेटिव भी नहीं है, मतलब असर्टिव है। अब असर्टिव में या तो ओपन सेंटेंस होगा या तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो ओपन सेंटेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज लिख के दी गई हैं, कहीं पे ऐसा नहीं लिख दिया एन लिख दिया है कि खुद से वैल्यू डाल लो, देख लो ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। मैं बता सकता हूँ ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो ठीक है, मतलब स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट तो है, तो मैं लिख दूंगा इट इज अ स्टेटमेंट। मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट है, पर ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। अभी ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए ना मैथ्स बहुत बेसिक, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा। पता है एग्जाम में ट्रूथ कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है और हम लोगों को पता नहीं होता है ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जो मिसलेनियस में दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लो, देख लो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फिर भी एग्जाम में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि पता ही नहीं चल रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, वैसे तो आसानी देता है, पर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, ऐसा लिख दिया मॉस्को इज इन रशिया। क्या लिख दिया, मॉस्को इज इन रशिया। अब मुझे पता है ये स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, मैं इसको बता सकता हूँ कि मॉस्को रशिया में है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स बता सकता हूँ, स्टेटमेंट है। पर मुझे पता नहीं है मॉस्को रशिया में है कि नहीं, मैं तो कभी गया नहीं रशिया, बचपन से इंडिया में रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ट्रू लिखना है कि फॉल्स लिखना है। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, लिख देना कि इट इज़ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, और ट्रूथ वैल्यू में ना या तो टी या तो एफ, आपको जो लग रहा है डाल दो, क्योंकि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, हो सकता है गलती से सही निकल जाए, है ना, इसलिए छोड़ के मत आना ऐसा क्वेश्चन। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया था मेरा, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या दिया था, अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि ये अंडर रूट में कभी अगर माइनस आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। क्या नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये क्या है, फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एफ। समझ में आया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x² - 6x + 8। क्या क्वेश्चन है, x² - 6x + 8 = 0 implies this। ये ऐसा क्वेश्चन दिया ना, इसको इधर ही सॉल्व करा देता हूँ ना मैं, 7वां क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन, इसको इधर ही सॉल्व करा देता हूँ ना मैं, 6th क्वेश्चन। क्या दिया है कि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब मुझे देखो, मुझे पता है, यहाँ पे साफ साफ सब कुछ लिख के दे दिया, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, इंपेरेटिव नहीं, मतलब ये असर्टिव है, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं पता लगा सकता हूँ ट्रू है कि फॉल्स है, तो मैं लिख दूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट। मैं क्या लिख दूंगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट। पर सवाल ये आता है कि स्टेटमेंट तो है, पर ट्रू और फॉल्स कैसे पता लगाएंगे। ट्रू और फॉल्स पता है कैसे पता लगाएंगे, ये जो x की वैल्यू दी गई ना -4, इसको ना इस इक्वेशन में डाल के देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे करके मत दिखाना, साइड में कहीं रफ में करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं देखो, मैं साइड में करके देखता हूँ। क्या इक्वेशन दिया है, x² - 6x + 8 = 0, यही दिया हुआ है ना, और x की वैल्यू क्या लिखी है, -4। चलो मैं डाल देता हूँ, x के पे -4 डाल देता हूँ। यहाँ पे x का स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, -6, x की जगह क्या आ जाएगा, -4 + 8 = 0। -4 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस हट जाता है, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई होगा ना दोनों, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस, और +8 = 0। अरे इतना सारा नंबर प्लस करके 0 थोड़ी आएगा, मतलब कि गलत है, x की वैल्यू -4 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं दूसरी वैल्यू चेक करूंगा क्या, नहीं करने की जरूरत ही नहीं, मुझे इधर ही पता चल गया ना, फॉल्स है तो फॉल्स है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, f। ये स्टेटमेंट है पर फॉल्स है, समझ में आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ही इज एन एक्टर। क्या लिखा हुआ है, ही इज एन एक्टर। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं लगा, एक्सक्लामेटरी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं, मतलब इंपेरेटिव भी नहीं है, असर्टिव ही है। कौन सा सेंटेंस है,
असर्टिव, लेकिन असर्टिव में भी मैंने बताया 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन सेंटेंस जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, पता ही नहीं होता कि ट्रू है कि फॉल्स है। और स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें पता होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज एन एक्टर, है तो ये असर्टिव, पर ही इज एन एक्टर, अब ये तो डिपेंड करता है कि ही कौन है ना। अब मैं बोलूँगा ही इज एन एक्टर, अरे आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, पहले बताऊँ तो सही में कि ही कौन है। अगर मैं ही की जगह अपना नाम रख दूँ कमलेश इज एन एक्टर तो गलत हो जाएगा, मैं थोड़ी एक्टर, मतलब टीचर हूँ, है ना। अगर मैं आपका नाम रख दूँ कि ठीक है दिस स्टूडेंट इज एन एक्टर, गलत हो जाएगा, आप एक्टर थोड़ी हो भी सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर उस दिन में ही की जगह सलमान खान लिख दूँ, सलमान खान इज एन एक्टर, अगर वो ही सलमान खान के लिए यूज़ हो रहा है तो बात करेक्ट है, ट्रू है। मेरे लिए यूज़ हो रहा है तो फॉल्स है, पर पता नहीं ना किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए यूज़ हो रहा है कि सलमान खान के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस, स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। और मैंने बताया था स्टेटमेंट कभी ट्रू फॉल्स दोनों नहीं होता है। कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन, ये एक ओपन सेंटेंस है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया, 8वां क्वेश्चन क्या दिया, डिड यू ईट योर लंच येट। अब देखो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब स्टेटमेंट तो नहीं है, इंटेरोगेटिव है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? चलो ठीक है, 9th वाला करते हैं। 9th वाला देखो क्या दिया है, बीच बीच में एक एक ऐसे खुद से भी किया करो। समझ में आया? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराता। अच्छा 9th वाला क्या दिया है, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। अब यहाँ पे देखो, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, ये लो, ये कॉफ़ी, ये लो पी लो, ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर, ये कॉफ़ी लो और पियो, अभी का अभी पियो। तो ऑर्डर तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है क्या, नहीं होता है। तो मैं लिख दूंगा इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर और रिक्वेस्ट किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में आते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ पे कर लेते। चलो 9th हो गया, 10th करते। 10th क्या दिया हुआ है, अच्छा 10th में देखो ऐसा कुछ लिख के दिया है, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, x + y का होल स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। अभी तो मुझे पता है यार ये फॉर्मूला है, अगर देखो x और y नहीं, तुमने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो हम लोगों को पता है कि हाँ ऐसा एक फॉर्मूला होता है और सच्ची में होता है, मतलब वो ट्रू है। मुझे पता है कि वो ऐसा एक चीज़ होती है और उसका ट्रू फॉल्स मुझे पता है कि वो ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट है ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, असर्टिव है, और असर्टिव में भी पता है कि ये ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट है। तो मैं लिखूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू भी बतानी पड़ेगी ना। तो ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, टी यानी ट्रू। पूरा ट्रू लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टी लिखने का, पूरा ट्रू लिखा ही नहीं जाता है, ज़रूरत क्या, ऐसा भी नहीं कि सर बोल रहे, सर सिर्फ शॉर्टकट ले रहे टी लिखने के लिए, मैं TRUE लिखूंगा, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, टी ही लिखना है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, असर्टिव है। असर्टिव में भी मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर अलग चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज़ होती है, दोनों सेम नहीं हो सकते। मतलब मुझे पता है कि ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे ट्रू और फॉल्स का पता है, और स्टेटमेंट है, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते। देखो एक सेकेंड, आगे का क्वेश्चन देख ले एक बार। 11th के बाद 12th वाला क्वेश्चन क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा है, 12th वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 इज अ प्राइम नंबर,
1 एक प्राइम नंबर है। अब देखो इसका मैं बता सकता हूँ कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट है, तो मैं लिख दूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। और अगर आपने कभी पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स कभी भी 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ। एफ यानी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लें ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, विद द सनसेट द डे एंड्स। विद द सनसेट क्या लिखा है, विथ द सनसेट द डे एंड्स। सनसेट के साथ अपना दिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या तुमको पता नहीं है कि सनसेट के साथ दिन खत्म हो जाता है? तुमको पता है कि बात सही है, ट्रू है कि सनसेट के साथ दिन खत्म हो जाता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, एक्सक्लामेटरी नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, इंपेरेटिव नहीं। असर्टिव है और असर्टिव में भी पता है कि ये ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट है। अगर मुझे ट्रूथ वैल्यू पता है कि ट्रू है फॉल्स, तो स्टेटमेंट है, तो मैं लिखूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में ट्रू है कि फॉल्स है, तो मैं लिखूंगा ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू। सनसेट के साथ ही तो दिन खत्म होता है ना, कि सनराइज के साथ खत्म होता है, सनसेट के साथ खत्म होता है। लॉजिकल बात है ना। आगे बढ़ते, चैप्टर का नाम ही लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दोगे ना सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 1। अपना 14th क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, नहीं हाँ 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। अपना 14th क्वेश्चन क्या है, 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं एक बात बताऊं, 1 का फैक्टोरियल 0 होता है। तुमने 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर था, उसमें पढ़ा होगा। 1 फैक्टोरियल क्या है, याद है आपको? फैक्टोरियल ऐसे होता था, मान लो 5 का फैक्टोरियल करना है तो 5 एक एक कम करते जाते थे और मल्टीप्लाई करते थे 2 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और वहाँ पे पढ़े थे कि 1 का फैक्टोरियल 0 होता है, मतलब स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि वो ट्रू है। अगर ट्रूथ वैल्यू पता है तो स्टेटमेंट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू टी। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। खत्म हो गया ना इस पेज का सारा? हाँ चलो ठीक है, इस वाले पेज का सब खत्म हो गया। अगले पेज पे चलते, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, एक्सरसाइज बाकी है। आगे चलते, देखो चलो यहाँ पे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्या दिया है, 3 + 5 इज लेस देन नहीं सॉरी ग्रेटर देन दे रखा है, इज ग्रेटर देन 11। क्या दिया है, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। अब मुझे एक बात बताओ, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 11 से बड़ा होता है क्या? नहीं, 8 11 से छोटा होता है, मतलब ये बात गलत है, फॉल्स है। और तुमको अगर समझ में आ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है तो स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स समझ में आने वाला स्टेटमेंट ही होता है बस। तो मैं लिखूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स क्यों है, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, 8 11 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16th वाला क्या दिया है, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर मतलब मालूम है तुम लोगों को क्या होता है, इरेशनल नंबर जो पॉइंट में होते हैं उनके पॉइंट खत्म ही नहीं होते, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पॉइंट खत्म ही नहीं होगा उसका, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, देखो पाई की वैल्यू 3.14 पढ़ते थे, फिर 3.142 हुई, लेकिन इसके आगे भी बहुत बड़ी वैल्यू है पाई की, मतलब पाई इरेशनल नंबर है, सही बात है, ट्रू। अगर मुझे पता है कि ट्रू है कि फॉल्स है तो स्टेटमेंट भी होगा ही होगा। तो मैं लिखूंगा इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, क्योंकि पाई रेशनल नंबर होता है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू, क्योंकि पाई रेशनल नंबर होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 था ना ये, 17th पे चलते। 17th क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो जरा, x² - y² फॉर्मूला लिख के दे दिया। देखो x² - y² इज इक्वल टू x - y x + y फॉर्मूला है, तुमको पता है, वो भी सही फॉर्मूला है ना। इट इज़ अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, t। ऐसा पहले भी देखो एक फॉर्मूला दिया था, सेम क्वेश्चन है, ये कर सकते हो तुम खुद से। हम लोग चलते हैं ना 18th पे, हम लोग किस पे चलते हैं, 18th पे चलते हैं। 18th में क्या लिखा हुआ है, द नंबर 2, क्या लिखा है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इज द ओनली
इवन प्राइम नंबर। अब देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है समझते हो? प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है। और हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 डॉट, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। और इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर एक ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में है। तो सारे प्राइम नंबर को देखो, ये 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता, ये भी 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 नहीं आता, सिर्फ ये अकेला है। मतलब 2 एक लौता नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहाँ पे लिखा है 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर। सही बात है, 2 ओनली वन प्राइम नंबर है। और मुझे पता है जब कि ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे पता है जब वो ट्रू है तो मुझे पता है वो स्टेटमेंट भी होगा ही होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी उसकी ट्रू। सही बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18th हो गया, 19th पे चलते हैं। 19th क्या दे रखा है देखो जरा। 19th दे रखा है 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। क्या लिखा है? 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अब देखो पहले ना इसका मतलब समझते हैं हम लोग। 2 कोप्लेनर लाइन मतलब क्या होता है? पहले प्लेन को समझो। प्लेन पता है क्या होता है? ये जो रेक्टेंगल बनाते हैं ना, वो प्लेन होता है। ये तुमको डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेन है। तो कोप्लेनर लाइन्स यानी 2 ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन के अंदर है। अभी ये डिजिटल बोर्ड देख रहा है, इसी के अंदर मैं 2 लाइन बना दूँ। एक लाइन ऐसी बना दी मैंने, एक लाइन ऐसी बना दी, है ना। तो ये दोनों लाइन क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट होके जा रही है। या तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या तो ये 2 लाइन कैसे जाएगी? देखो ऐसे, या तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या तो ये 2 लाइन कैसे जाएंगी? पैरेलली जाएंगी। तो मुझे पता है अगर 2 लाइन कोप्लेनर एक ही प्लेन में है तो या तो एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो कैसे? पैरेलली जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है कि 2 कोप्लेनर लाइन्स आर आइदर या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी, बात सही है। तो अब मुझे जब पता है कि ट्रू है कि फॉल्स है तो स्टेटमेंट भी होगा वो। तो मैं लिखूंगा इट इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज अ स्टेटमेंट, और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू, क्योंकि सही बात है, या तो इंटरसेक्टिंग होती है या तो पैरेलल होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़े, अभी कितना 19 तक हुआ है ना। 20 वाला क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो ऑफ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अ रो क्या दिया था अपने को? अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो ऑफ अ फोटोग्राफ, फॉर अ फोटोग्राफ, फॉर अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स in a row for photograph is 7 फैक्टोरियल। अभी जो अरेंजमेंट वाला सिस्टम है ना, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। मान लो ऐसे मेरे पास 7 रो है। मेरे पास कितने रो हैं? 7 रो। ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये 5वां रो, 6th रो, 7th रो, है ना। और मुझे यहाँ पे 7 में मेरे पास कितने गर्ल्स है बिठाने के लिए? 7 गर्ल्स है मेरे पास बिठाने के लिए। हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। तो इन 7 में से पहले एक कोई यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे 7 लोग में से कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ कितने बचे? 6 लोग। यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ कितने बचे? 5 में से कोई यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ 4 बचे, 4 में से कोई एक यहाँ पे बैठेगा। फिर एक यहाँ पे बैठ गई, तो यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ 3 में से कोई एक है। यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ 2 में से कोई एक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगी। तो 7 6 5 4, ये तो कॉन्सेप्ट किसका? फैक्टोरियल का ना, 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो बात लिखी है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अगर 7 गर्ल को एक रो में बिठाना है तो हम लोग के पास 7 फैक्टोरियल होगा। वो बात क्या है? सही है। और जब मुझे पता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है तो स्टेटमेंट भी होगा। तो मैं लिख दूंगा इट इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि बात तो सही है। और ट्रू के लिए मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ टी। क्या लिखूंगा? सिर्फ टी। समझ में आया?
चलो ठीक है, ये 20 वाला हो गया। 21 देखते हैं अपना। 21 क्या है? गिव मी अ कंपास बॉक्स। क्या लिखा है 21 वाला? गिव मी अ 21 देखो, गिव मी अ कंपास बॉक्स। मुझे एक कंपास बॉक्स दे दो। ये तो ऑर्डर है ना, मुझे कंपास बॉक्स उठा के दे दो, ये तो ऑर्डर दे रहा हूँ मैं। और ऑर्डर क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि स्टेटमेंट नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, और स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है फिर? इट इज़ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? चलो ठीक है, अभी भी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन अभी बाकी। तो यहाँ तक हो गया अपना। अब चलते हैं आगे, अभी कुछ क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद बस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग द मोटर कार हियर। ब्रिंग द मोटर कार, ब्रिंग द मोटर कार हियर। वो जो मोटर कार है उसको यहाँ पे लेके आओ। तो मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ, और ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। वो तो स्टेटमेंट नहीं होता ना। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर थोड़ी लिखेंगे, इट इज़ इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 में देखो क्या दिया हुआ है? इट मे रेन टूडे। क्या लिखा है? इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लामेशन नहीं लगा मतलब एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, इंपेरेटिव भी नहीं है, तो फिर बचा क्या? असर्टिव। असर्टिव में भी मैंने बताया था 2 होते हैं, या तो वो ओपन होगा तो स्टेटमेंट होगा। ओपन यानी जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, पता ही नहीं उसका ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है? इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। मे यानी पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस। ये स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है ये? इट इज़ एन ओपन सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस है। समझ में आया इतना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। 23 तक हो गया ना, 24th वाला करते हैं। 24th क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इफ a प्लस बी इज लेस देन 7। क्या लिखा है? इफ a प्लस बी इज लेस देन 7 वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहाँ पे a की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और b की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्या लिख के दिया है कि a और b को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 7 है। मतलब a और b कुछ तो रहेगा, उन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, हो सकता है 1 और 2 रहे, 1 और 2 को जोड़ूंगा 3 आएगा। जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा। 7 से क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ पे लिखा है a की वैल्यू भी 7 से छोटी है, b की भी वैल्यू क्या है? 7 से छोटी है। अब मुझे बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है। सबसे पहले देखो, इस बात को सोचो, तुम पता लगा सकते हो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर पता चल सकता है तो स्टेटमेंट है, पता नहीं चल सकता तो स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला कि a और b को ऐड करने पे आंसर जो आएगा लेस देन 7 आएगा, और a की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बस 7 से छोटी, मतलब a की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकता हूँ मैं ना। तो एक बार लेके देखते हैं, अगर मैं a की वैल्यू 0 डाल दूँ और b की वैल्यू कितनी डाल दूँ? 6 डाल दूँ, तो क्या आएगा? जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या रहेगा? देखो a की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 0 1 2 3 4 5 6। इसकी भी वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 0 1 3 4 5 6 ले सकता हूँ ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ले लूँ, इसकी 6 ले लूँ, तो इसकी 0 लिया, इसकी 6 लिया, तो भी ऐड करने पे नंबर क्या आएगा? 6, जो कि 7 से छोटा है। मतलब सही बात है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 1, यहाँ पे ले लूँ 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 से, और 1 + 6 ले लिया तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 + 6 ले लिया तो क्या आ जाएगा? 7। और यहाँ पे क्या बोला था? 7 नहीं आना चाहिए, 7 से छोटा रहना चाहिए। अगर मैं 5 + से 5 ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जो कि 7 से बड़ा है। तो मुझे इस बार पता, तो इस बार ना मुझे देखो, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जब तक a की वैल्यू नहीं पता चलेगी, मतलब कुछ वैल्यूज़ में क्या हो रहा है? a और b की कुछ वैल्यूज़ में प्लस करने पे आंसर जो आ रहा है 7 से छोटा है,
कुछ वैल्यूज में ए और बी को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है 7 से बड़ा है, मतलब कहीं पे ट्रू है कहीं पे फॉल्स है। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट कभी ट्रू फॉल्स दोनों एक साथ में नहीं होता। ओपन सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, ओपन। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू ही नहीं है, कुछ ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो इट इज़ ओपन सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। समझ में आया? चलो ठीक है, ये चीज़ एक हो गई। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। लास्ट में देखो क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है, आगे के एक्सरसाइजेस हम लोग अगली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।